सात भाइयों ने मिलकर खाया अपनी सगी बहन का मांस। एक दुख भरी कहानी। एक राजा के सात बेटे और एक बेटी थे जो खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। सात भाई बहनों में इकलौती छोटी बहन बहुत ही शांत स्वभाव, आज्ञाकारी एवं संस्कारी थी। उनमें सबसे बड़े भाई का विवाह हो चुका था। सात भाइयों में सबसे छोटा भाई एक आंख से अंधा था। छोटे भाई के दिल में अपनी इकलौती बहन के लिए बड़ा प्यार एवं लगाव था। एक दिन बड़े राजकुमार अपनी पत्नी और अपने छोटे भाइयों को साथ लेकर अपने खेतों में काम करने चले गए। चूंकि उस जमाने में खेती बड़ी आपसी सहयोग से हुआ करते थे, सभी लोग खेतों में काम करने जाने से पहले अपनी छोटी बहन को खाना बनाने का आदेश देकर घर से निकलते हैं। सातों राजकुमार की बहन अकेले घर पर खुशी खुशी सबके लिए खाना बनाने के लिए जंगल से सरोटी साग को तोड़कर लाती है और बड़े प्यार से सरोटी साग की सब्जी बनाने से पहले बैठी सब्जी फल आदि काटने का औजार से साग को काटने लगती है। इसी दौरान वह अपनी उंगली भी काट बैठती है और रक्त की एक तेज धार निकलने लगती है, जिससे उसका पूरा हाथ खून खून हो जाता है। तब राजकुमारी सोचने लगती है कि क्या करूं? अगर घर के दीवार में खून को पोंछूंगी तो भैया लोग देख लेंगे और चिंता करेंगे, और यदि अपने कपड़े में पोंछूंगी तो भाभी खून लगा कपड़ा देखकर माहवारी समझ खाना नहीं खाएगी। राजकुमारी इसी डर से सब्जी पकाने वाले छाता साग में सारा खून को पोंछकर खून को बहने से रोकती है। फिर इसी खून लगे साग को सब्जी बनाती है। जब उसके सारे भाई और भाभी अपने खेतों से लौटते हैं तो छोटी बहन हमेशा की तरह सभी के लिए साफ थाली में खाना और मिट्टी के लोटे में पीने के लिए पानी देती है, और सभी एक साथ खाना खाते हैं और पके हुए साग को खाकर खाने की जमकर तारीफ करते हैं। और वे सब अपनी बहन से पूछते हैं कि बहन, तुम्हारे द्वारा बनाया हुआ ये साग बहुत बार खाए हैं, परंतु आज की बनी सब्जी का स्वाद बहुत ही अद्भुत लगा। बताओ ना कैसे और क्या क्या मिलाकर इतनी स्वादिष्ट सब्जी बनाई हो। पहले तो राजकुमारी डर से सहम गई कि कहीं भाइयों को पता न चल जाए कि मेरे हाथ की उंगली कट गई है। फिर वो थोड़ा सोचकर बोलती है कि कुछ नहीं भैया, जैसा हमेशा की तरह सब्जी पकाती हूँ वैसे ही तो बनाई हूँ। राजकुमारी अगले दिन सातों भाइयों के अनुरोध पर फिर से एक बार वही छाता साग की सब्जी बनाती है, परंतु भाइयों को पिछले दिन के जैसा स्वाद नहीं मिलता है। फिर ऐसा ही अनुरोध 3-4 बार हुआ, लेकिन खून लगे साग का स्वाद उनके मन मस्तिष्क से उतर ही नहीं रहा था। असलियत जानने की जिज्ञासा वह सातों भाई और भाभी ने उससे उस दिन के खाना बनाने का तरीका जानने की जिद करने लगे। मजबूरन राजकुमारी को सारी घटना बतानी पड़ी। सच्चाई मालूम होने पर पांचवा भाई, जो बहुत ही लालची किस्म का था, उसने बाकी भाइयों से कहा कि बहन का खून इतना स्वादिष्ट लगा तो इसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। यह बोलकर सभी भाइयों के बीच चर्चा करने लगता है। सबसे छोटे भाई को छोड़कर बाकी भाइयों ने राजकुमारी को मारकर उसका मांस खाने को राजी हो गए थे। मांस खाने की सोचकर उन सभी के मुंह में लार टपकने लगता है। भाइयों के मन में स्वादिष्ट खाना खाने के लिए वे कितना लालची बन गए, इसका आभास राजकुमारी को हो गया कि किस प्रकार उसके भाई उसकी मांस खाने की लालसा रखते हैं। एक दिन सातों भाई शिकार खेलने के बहाने राजकुमारी को लेकर घने जंगल में लेकर जाते हैं, जहां पूर्व से निर्मित 4 केंद्र के वृक्षों पर बने मचान के नीचे पहुंचते हैं, जिस पर अपनी बहन को यह झूठ बोलकर चढ़ने के लिए बोलते हैं कि इस मचान पर जंगली जानवर तुम पर हमला नहीं कर सकेंगे। इस प्रकार सातों भाई अपनी बहन को मचान पर बैठाकर अपना अपना धनुष लेकर शिकार करने का ढोंग चले जाते हैं। तब राजकुमारी को पूरा आभास हो चुका था कि आज उसका आखिरी दिन है, लेकिन वो चाहती थी कि उनके भाइयों की इच्छा पूर्ण हो, इसलिए भी वो मचान पर जाकर बैठ जाती है। केंद्र के वृक्ष के साथ में बांस का बुद्दा। फिर सभी भाई केंद्र के वृक्ष पर बने मचान से कुछ दूरी पर स्थित टोंगरी छोटा पहाड़ पर अपने अपने धनुष बाण के साथ पहुंचते हैं और एक चट्टान पर बारी बारी से अपने बाणों को तेज धार प्रदान करते हैं। टोंगरी के ऊपर सबसे पहले बड़ा भाई अपने तीर को चट्टान में धार करता है और अपनी बहन पर धनुष से निशाना लगाकर तीर छोड़ता है। तभी राजकुमारी पूरी बातों को समझ जाती है कि भाइयों का क्या इरादा है और अपनी मातृभाषा में गीत को गाने लगती है। बिंदु बिंदु दादा छाती ताइक ताइक, अर्थात जान से मारना ही है दादा साहब तो तीर को सीधे मेरे छाती पर वार करो, इधर उधर तीर क्यों चला रहे हो। फिर सभी भाई बारी बारी से अपने तीर के धार को तेज करते हैं और राजकुमारी पर निशाना लगाकर तीरों को छोड़ते हैं। 6 भाइयों का निशाना खाली जाता है और 7वां भाई, जो सबसे छोटा था, वह तीर चलाने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसे अपनी छोटी बहन से बहुत लगाव था और धनुष बाण चलाने में सातों राजकुमार में सबसे निपुण था।
राजकुमारी जानती थी कि उनके सातों भाइयों में सबसे छोटा भाई दादा बक्कियों की तरह लालची नहीं है। 6 भाई छोटे भाई पर पूरा दबाव डालते हुए आदेश देते हैं कि अगर वो तीर नहीं चलाएगा तो बहन की तरह उसे भी मार देंगे। फिर छोटा राजकुमार उदास मन के साथ तीर को थोड़ा ही धार कर दूसरी दिशा में तीर छोड़ने की कोशिश करता है और तीर को धीरे से छोड़ता है। राजकुमारी हर बार की तरह इस बार भी वही गीत गाती है, बिंदु बिंदु दादा छाती ताइक ताइक। इतने में छोटी भाई का तीर सीधे राजकुमारी के सीने को भेद करता है और राजकुमारी की आत्मा शरीर से अलग हो जाती है और उसकी आत्मा उसी स्थान पर भटकने लगती है। तभी वो देखती है कि उसके शरीर का मांस खाने के लिए उसके भाई कैसे लालच करते हैं और सबसे छोटे राजकुमार को जबरदस्ती मार पीट कर उसके शरीर को काटने का आदेश देते हैं। बहन के मांस को पकाने के लिए बहुत सारी सूखी लकड़ी लाने के लिए छोटे राजकुमार को जंगल भेजा जाता है। छोटा भाई जंगल में खोज खोज कर ढेर सारा लकड़ी जमा करता है और सोचता है कि कैसे इतना सारा लकड़ी लेकर जाऊंगा। दादा जो रस्सी दिए हैं वो भी 7 टुकड़ों में दिए हैं। उन्हें जोड़ने पर भी यह रस्सी इन लकड़ियों को नहीं बांध पाएगा। देर होने के डर से राजकुमार उदास होकर रोने लगता है और उसके आंखों से आंसू धरती पर गिरने लगता है। वह अपनी बहन को याद करके रो ही रहा होता है कि तभी एक नाग देवता वहां आते हैं और पूछते हैं कि क्यों रो रहे हो राजकुमार। वह इधर उधर देखता है किंतु कोई भी नजर नहीं आता है। फिर राजकुमार को नाग देवता दिखते हैं और राजकुमार नाग देवता को अपनी पूरी आप बातें सुनाते हैं। फिर नाग देवता उसे कहते हैं कि मैं लकड़ी में रस्सी की भांति लिपट जाता हूँ और तुम जैसे ही लकड़ी वहां रखोगे और मैं धीरे से निकल जाऊंगा। और राजकुमार ऐसा ही करते हैं। सभी बड़े भाई ये देखकर चकित से रह जाते हैं, कैसे उनका छोटा भाई रस्सी के 7 टुकड़े होने के बावजूद भी जंगल से इतना सारा लकड़ी लेकर आता है। तत्पश्चात वे लोग अपने छोटे भाई को पानी लाने के लिए घड़ा में 7 छेद कर भेज देते हैं। छोटा राजकुमार पानी लाने के लिए एक डाली छोटा कुआं में जाता है और घड़े में पानी भरता है, परंतु उसमें छेद होने के कारण सारा पानी गिर जाता है और राजकुमार वहीं बैठकर सोच कर रोने लगता है कि बिना पानी के वापस कैसे जाऊंगा, तो बड़े भैया लोग मार पीट करेंगे। यह सारी घटना को दाढ़ी के मेढक, केकड़ा और मछली सुन एवं देख रहे थे और वह तीनों राजकुमार को रोता देखकर पूछते हैं कि क्यों रो रहे हो। फिर राजकुमार उन्हें अपनी आप बीती को विस्तार में बतलाता है और कहता है कि मैं अपनी प्यारी बहन के शरीर को मांस कैसे खा सकता हूँ, नहीं खाऊंगा तो बड़े भैया लोग मार पीट करेंगे। तब मेढक कहता है कि तुम परेशान मत हो, हम सब मेढक घड़ा के छेद में चिपक जाते हैं। फिर मछली और केकड़ा बोलते हैं कि हमें लेकर चलो, तुम्हारे भाई जब राजकुमारी के मांस को खाएंगे तब तुम मछली को खाना और जब वे हड्डी को खाएंगे तब तुम केकड़ा को खाना, बड़े भाइयों को शक नहीं होगा। फिर राजकुमार ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसे केकड़े और मछली ने कहा था। रात को जब राजकुमारी का पका हुआ मांस खाने को परोसा गया तब बड़े भाइयों से छुपाकर वह मांस को दीमक के टीले में डाल देता है और समय बीतने पर वहां बांस का एक बड़ा बुंदा झुंड उगता है। इस घटना के वर्षों बाद एक भीख मांगने वाला जोगी उसी बसोदा के पास से गुजर रहा था और वो सुंदर सुंदर बांस के बुंदा को देखकर सोचता है कि अगर इतने सुंदर बांस से केंद्रावाद यंत्र बनाया जाए तो कितना सुरीला धुन निकलेगा। उसी क्षण बांस से आवाज आती, ना काट काट रे जोगी, ई तो लागे भैया रोपल बांस। जोगी फिर भी बांस को काटता है। जोगी इसी उद्देश्य से एक मोटा बांस का टुकड़ा काट कर ले जाता है कि इस बांस का आवाज इतना सुंदर है, यदि केंद्रा बनाया जाएगा तो कितना मधुर आवाज निकलेगा। और जोगी इस बांस से एक सुंदर केंद्रा का निर्माण करता है। इस केंद्रा से इतनी मधुर ध्वनि निकलती है कि जोगी जहां जहां भी इसे बजाता है उसकी ध्वनि से लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। एक दिन जोगी घूमते घूमते बड़े राजकुमार के घर पहुंचता है और अधिक धन के लालच में जोगी जोर जोर से केंद्रा बजाना शुरू करता है, परंतु इस बार केंद्रा का मीठा सुरीला स्वर कर्कश हो जाता है और जब भी जोगी कुछ नया धुन बजाने की कोशिश करता है बार बार एक ही धुन निकलता है, ना बाज रे केंद्रा, ई तो लागे मोर दुश्मन कर घर। बार बार यही धुन निकलने पर बड़ा राजकुमार मार पीट कर जोगी को अपने घर से भगा देता है। ऐसे ही घूमते घूमते जोगी हर भाई के घर जाता है, लेकिन हर बार की भांति वही धुन ना बाज रे केंद्रा, ई तो लगे मोर दुश्मन कर घर बजाता है। ये धुन सुन सारे भाई जोगी को डांट डपट कर भगा देते हैं। सबसे अंत में जोगी छोटे राजकुमार के घर पहुंचता है। छोटे भाई के घर को आंगन में प्रवेश करते ही केंद्रा खुद ही बजने लगता है और जोर जोर से बाज रे केंद्रा, ई तो लागे मोर छोटा भैया कर घर। बड़ा ही मधुर मीठे स्वर का धुन सुनकर छोटा राजकुमार चंद्रकार मोहित हो जाता और ये धुन सुनकर छोटे राजकुमार से रहा नहीं गया और जोगी से केंद्रा की मुंह में मांगी सोने की मोहरी देकर उसे खरीद लेता है तथा जोगी को अच्छे से मेहमान नवाजी कर अच्छे से विदा कर दिया जाता है। धीरे धीरे समय बीतता है और छोटे राजकुमार अपने काम से कुछ दिनों के लिए बाहर जाते हैं। जब वो
वापस लौटता है तो देखता है कि उसका कमरा बहुत सुंदर ढंग से सजा हुआ है और घर के सारे बर्तन अच्छे तरीके से रखे हुए। तब छोटा राजकुमार सोचता है कि हमेशा मेरे कमरे की साफ सफाई घर के नौकर करते हैं, लेकिन कभी भी इतना सुंदर सजा नहीं किया। फिर राजकुमार अपने नौकरों से पूछताछ करते हैं कि मेरे कमरे को इतना सुंदर किसने सजाया है। नौकरों के मना करने पर राजकुमार सोचते हैं कि शायद कोई भाभी आई होगी और मेरे कमरे को सजा कर गई होगी। जब राजकुमार घर से बाहर काम के लिए जाता है, यही घटना हर बार देखने को मिलती है और लगातार होने के कारण राजकुमार के मन में जानने की जिज्ञासा उमड़ने लगी कि आखिर मेरे घर को इतने सुंदर ढंग से कौन सजावट करता है। वह अपने भाइयों तथा भाभियों से भी पूछता है और वे लोग भी सजावट करने की बात से साफ मना कर देते हैं। एक दिन राजकुमार सच्चाई पता लगाने के लिए किसी काम का बहाना कर बाहर जा रहे बोलकर निकलता है और छुपकर पुनः वापस आकर अपने कमरे में रखे खजूर के गोल मोड़े हुआ चटाई के अंदर छुप जाता है। कुछ समय इंतजार के बाद राजकुमार देखता है कि खूबसूरत सी लड़की केंद्रा से निकलकर कमरे के अंदर आती है और सारे कमरे की साफ सफाई कर उसी केंद्रा में समा जाती है। यह देख राजकुमार की आंखें खुली की खुली रह जाती है। चूंकि इस लड़की की शक्ल राजकुमार की छोटी बहन के जैसी ही होती है। राजकुमार अगले दिन फिर से एक बार उसी प्रकार छुप जाते और जैसे ही वह सुंदर लड़की पूरे कमरे की साफ सफाई का काम खत्म करके वापस केंद्रा में जाने वाली होती, तब छोटे राजकुमार उस लड़की का हाथ पकड़ लेते और तुरंत केंद्रा को जला देते हैं। इसके बाद वह लड़की हमेशा के लिए मानव रूप में परिवर्तित हो जाती है और दोनों भाई बहन खुशी खुशी अपना जीवन जीते हैं। आज भी हर गांव में आषाढ़ी पूजा के दिन बकरा कटता है और पूरे गांव के घरों में प्रसाद स्वरूप बकरा का मांस खाया जाता है और सतबैनी नामक पूजा स्थान पर वही सरोटी साग को चढ़ाया जाता है। तो दोस्तों यह कहानी इंटरनेट के माध्यम से ली गई है। इसका किसी भी जातिवाद से कोई संबंध, एक संयोग मात्र है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें। मिलती हूँ एक नेक्स्ट कहानी, एक अच्छी सी कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।